अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम डिबेट एट 8 देख रहे हैं। मैं कमर जादी साहब की गैर मौजूदगी में उमर दराज गोदल इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी निभाऊंगा। आज जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो एक बार फिर हेडलाइंस के अंदर न सिर्फ खित्ते में बल्कि बैन अवी सतह के ऊपर हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं, जिस हवाले से अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि जेरेड कुशनर ऑलरेडी स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद हैं और स्टीव विटकॉफ भी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं, जिनकी अब्बास अरागची साहब से मुलाकात और फिर उन्होंने भी स्विट्जरलैंड जाना है। गो के MOU साइन हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की ये दोबारा से एंट्री बता रही है कि अभी भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कुछ बातचीत होनी है, या एक और जिसको कहते हैं धक्का लगने वाला मामला हमें दिखाई दे रहा है। क्या अभी भी इसराइल की वजह से खदशात मौजूद हैं? जिस तरह से लेबनान के अंदर वो मुसलसल बमबारी कर रहा है और फिर अमरीकी हुकाम खुद कह रहे हैं कि उनको अपनी इंटेलिजेंस इस हवाले से उनको ये बता रही है कि इसराइल इस पूरे मामले को सबूताज कर सकता है। आने वाले दिनों के अंदर क्या एक बार फिर इसराइल की वजह से खित्ते का या दुनिया का जो अमन है वो दाव के ऊपर लग सकता है, या फिर अमेरिका और ईरान क्लैरिटी रखते हैं कि उन्होंने टेबल टॉक ही करनी है? फिर पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्या यहीं तक मामला था जहां पर सिग्नेचर्स करवा दिए, अब आप दोनों ममालिक जाने, या फिर पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है? ये बैन अवी सतह के उमूर हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि मईशत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसमें हमने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कल कीमतें कम होती हुई देखी हैं। क्या ये रिलीफ इतना ही बनता था या गवर्नमेंट मजीद रिलीफ दे सकती थी, जिसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कंजूसी का मुजाहरा किया, या मौजूदा हालात के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रिलीफ लोगों को दिया गया है? फिर सूबाई बजट भी आ गए हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कल बजट देखा, बाकी भी हैं। तो सूबों के अंदर जो आपने डेवलपमेंट का बजट कम किया है या वहाँ पर उसके तखमीने कम रखे गए हैं, क्या उसका आने वाले दिनों के अंदर नुकसान होगा? क्योंकि डेवलपमेंट जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं होगी तो ओवरऑल GDP पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है? फिर टैक्सेशन के मामलात हैं, और आज वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली के अंदर अपनी जो स्पीच है उसके अंदर भी बताया कि पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है वही तरक्की की जानिब जा रहा है, खुशहाली की जानिब जा रहा है, और उन्होंने बजट स्पीच को अपनी इस हवाले से उसके अंदर करके बजट की इस बहस को आज समेटा है। इस तमाम तर अहम मुद्दे के ऊपर हमने बात करनी है, और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंट किया साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीर अकरम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो MOU साइन हो गया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, हम ये समझें कि मामला काफ़ी हद तक सुलझ गया है या अभी भी उलझा हुआ है? क्योंकि आज ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर ईरान पहुंचे हैं, और चूंकि ये कहा जा रहा था कि सपोजिटली वहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर कुछ मुज़ाकरात जुमे को होने थे जो कि नहीं हुए, तो हम अब इसको किस तरह से रीड करें? जी, मेरे ख्याल में कुछ मसले खड़े हो गए थे इस माहदे को साइन करने के बाद में, क्योंकि इसराइल ने अपनी जो हमले हैं लेबनान में वो जारी रखे हैं, और ईरान का यही मौक़िफ़ था कि जो सीज़ फायर पहले पहले मुकम्मल हो सीज़ फायर, उसके बाद में मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो अब उसके बाद में मेरे ख्याल में कोई वापस से एक सीज़ फायर हुआ है इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान, तो शायद ये मुज़ाकरात अब जारी हो सकें। ठीक। जो खबर है वो कि पहले पहलू पर ये मुज़ाकरात लोअर लेवल पे होंगी, जिसमें खबर यही है कि अमेरिका की तरफ से वो मिस्टर विटकॉफ और कुशनर वहाँ जिनीवा पहुँच गए हैं, ठीक। और अरागची साहब भी जिनीवा जा रहे हैं। तो ठीक। मैं पहले ये लोअर लेवल पे शायद शुरू हो ये मसला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जिसका आपने खुद भी जिक्र किया कि इसराइल का रोल है, चूंकि वो सिग्नेटरी भी नहीं है, और अब बताया गया है कि अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों ने अमेरिका के सदर को ये बताया है कि वो सबूताज कर सकते हैं इस पूरे एग्रीमेंट को या MOU को जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ है। फिर हमने अमेरिकी हलकों के अंदर, जिसमें JD वैंस खुद बोले हैं और वो ये कहते हैं कि हमने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। अमेरिका का सदर कहता है अगर मैं ना होता जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है तो इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाता। ये अमेरिका की टुवर्ड्स इसराइल जो पॉलिसी है उसमें भी कोई शिफ्ट आ रहा है, या कोई रिजेंटमेंट अंदर है अमेरिकी हलकों के जिसका वो इजहार कर रहे हैं? जी नहीं, मेरे ख्याल में अमेरिकी या ट्रम्प साहब तो काफ़ी नाराज़ हैं, हम्म। क्योंकि अब यही नज़र आता है कि ईरान ने इस जंग में उनको खींच के ले आया है। हम्म। पहले
नेतन्याहू ने उनको मनवाया कि जी ये हम साथ में जंग करते हैं। अब जंग से नतीजा कोई नहीं निकला। नुकसान काफ़ी हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमी को, उनकी पॉपुलैरिटी को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वो तो नाराज़ हैं। और ठीक। अब उन्होंने मुआहदा किया है, नेतन्याहू जाहिर कर रहा है कि जी वो तोड़ना चाहता है इस मुआहदे को। इसराइली बहुत तगड़ी स्टेटमेंट्स ट्रम्प साहब के खिलाफ और इस मुद्दे के खिलाफ कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब नाराज हैं। ठीक। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इसराइल का जो अलायंस है वो टूट गया है, ठीक। नहीं। टैक्टिकल इस वक्त ही इस वक्त पर जी। इख्तलाफ आ गया है। ठीक। बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको देख के जिस तरह आप कह रहे हैं कि वक्ती इख्तलाफात हैं, क्या अभी भी ये मौजूद है? जिस तरह लेबनान के अंदर उन्होंने बमबारी की, एमओयू साइन होने के बाद भी इसराइल अभी भी इस पूरे मामले को जो है वो स्पॉइल कर सकता है, या इस पूरे के पूरे एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो रही है जिसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है उसको खतरे में डाल सकता है, या इसराइल की वजह से ये सब कुछ दांव के ऊपर लग सकता है? ये वही तो खर्चा है कि इसराइल ये अपनी जंग जारी रखेगा लेबनान में। और ईरान का यही मौक़िफ़ है कि जी जो इस मुआहदे का नंबर 1 आर्टिकल है वो कहता है कि अमेरिका एंड इट्स एलाइज ठीक। ऑल कमिट के ये इसमें जंगबंदी होगी और लेबनान शामिल जंगबंदी होगी। तो अगर उसकी खिलाफ वर्जी इसराइल करता है, वो तो अमेरिका का एला है ना। तो फिर ईरान को इजाज़त होगी कि जी वो कहेंगी तो आपने नंबर 1 आर्टिकल नहीं आपने इम्प्लीमेंट किया, तो बाकी बाकी चीज़ें हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है वो खासकर एसेट्स को लेकर है, क्योंकि ईरान के हवाले से जहां बहुत सारी बातें हैं, उनका नुकसान तो इस जंग में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, उनकी शहादतें हुई, तो कहा यह जा रहा था कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं, आया वो खलीजी ममालिक में हों या दीगर जगहों के ऊपर हों, वो फौरी तौर पर डी फ्रीज किए जाएं, जिसमें यूएई और कतर के हवाले से बातें हो रही थी। अब आप ये समझते हैं कि इनिशियली अब कुछ अमेरिका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ईरान को उनके ऊपर ये अखलाकी दबाव डाल सके, क्योंकि जंग में तो दबाव नहीं आया कि आप देखें आपके ये बात भी मान ली गई है, तो अब आप आए टेबल के ऊपर बैठकर बात करें। ये देखें, इसमें दो चीज़ें अमेरिका कर सकता है और वो कर रहा है। ठीक। पहली चीज़ तो वो मेरे ख्याल में कुछ $6 बिलियन हैं जो कतर के पास कतर के पास है। पड़े, वो मेरे ख्याल में वो ईरान को मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो ये करेंगे कि इन्होंने जो सैंक्शंस की वेवर्स देंगे ईरान को, कि वो ईरान की जो तेल की तिजारत है उस पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो हटा देंगे, ठीक। तो ईरान को तेल की आमदनी आती जाएगी। ये दो तो पहले ही कर लेंगे। उसके बाद में मुज़ाकरात के तहत फिर जैसे जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं उसमें अगर प्रोग्रेस होता है तो फिर सैंक्शंस को भी हटाना शुरू करेंगे। ठीक। बहुत सारे सैंक्शन हुए हैं, उसको तरीके से मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिवली हटाएंगे आगे जाकर। बिल्कुल ठीक। ये सैंक्शंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा मफाद भी है, चूंकि पेट्रोलियम की इंपोर्ट हम करते हैं, उसके अलावा गैस का इशू है, और आप जानते हैं कि ईरान की तरफ तो गैस पाइपलाइन मुकम्मल है। अगर ये सैंक्शंस उठाई जाती हैं, जिसमें कल हमने फ्रांस का देखा है, वो कहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कंसर्न्स दूर होंगे तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अगर ये सैंक्शंस उठा ली जाती हैं और दुनिया को तिजारत का मौका मिलता है, तो पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है? खासकर गैस पाइपलाइन तो उसका एक पोर्शन है। ये देखें, अब हमसाया मुल्क है आपके साथ लागू है, वहाँ गैस भी है, तेल भी है, काफ़ी सारी और चीज़ें हम साथ में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। पाकिस्तान को जो अफ़गानिस्तान से एक्सेस अभी बंद है तालिबान की वजह से, तो हमारा एक्सेस सेंट्रल एशिया में ईरान के तहत हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है इसमें से। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस लेकिन वक्त का लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, हमने होमवर्क भी नहीं किया होता, हमारे पास से अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन अपॉर्चुनिटी से फायदा भी नहीं उठा पाते। आप तो इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं।
जी जी, मैंने तो सालों साल से यही कह रहा हूँ मैं। अब क्या करें। ठीक। अच्छा, एक इसमें जिस तरह शुरू में हमने बात की कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो तेहरान गए हैं, तो अब पाकिस्तान का रोल यहीं तक था जहां पे हमने दोनों पार्टीज को बिठाया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई, दोनों ने सिग्नेचर्स कर दिए, अब उसके बाद टेक्निकल जो मुज़ाकरात है, जिस तरह आप विटकॉफ की बात कर रहे थे, कुशनर साहब ऑलरेडी वहां पर हैं, तो या फिर अब पाकिस्तान उसमें अभी भी फैसिलिटेट करेगा, हमारा रोल अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा रोल पहले से बड़ा है, या बस यहीं तक था जो हमने कर लिया, अब दोनों पार्टीज जाने और दुनिया जाने? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त तो ऐसे ही होगा कि हम्म। जो दोनों फरीकैन हैं वो आपस में बातचीत करें। और नज़र आ रहा है कि वो शुरू कर रहे हम्म। हैं, जिनीवा में वो शुरू कर रहे हैं। पर अगर अगर मसले फंस गए, हम्म। जैसे कल के वाक़ये जो इजराइल के हमले से रुक जा रहे थे, तो हम्म। फिर कुछ ज़रूरत पड़ गई, कोई सालसी की ज़रूरत पड़ गई, और उसमें फिर हम अदा रोल अदा कर सकते हैं। हम्म। इसी तरह से ये मुज़ाकरात चलेंगे जौहरी प्रोग्राम पर, सैंक्शंस पे इनकी। अगर आपस में हम इनसे कहें कि जी आप बातचीत करें, अगर हमारी ज़रूरत है, तो फिर या मुज़ाकरात फंस जाती हैं। हम्म। तो उस वक्त फिर हमारी कोशिश हो सकती है कि इसको हल करने के लिए हमारी हो सकती है। जो हमारे जो दोस्त हैं, सऊदी अरब है, तुर्की है, इजिप्ट है और चीन है, इन सब की सालसी की ज़रूरत अगर पड़ी, तो हम एक कोलिशन के तहत मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। और पर अब मेन बर्डन तो दोनों पर है, ये फरीकैन पे है कि वो ठीक। किस तरह से अपने दोनों मसले। दोनों फ्रीकैन ने आपस में डिसाइड करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जिस तरह इसराइल के हवाले से हमने बात की कि अमेरिका इवन खुद ये इस खतरे को महसूस कर रहा है कि कहीं सबुताज उनकी वजह से ना हो, लेकिन ईरान के अंदर भी ये बातें शुरू में होती हैं, जिस पर अमेरिका के सदर भी बात करते थे कि जो हार्ड लाइनर्स हैं वो ये चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं वो ये चाहते हैं। इस पूरी मामले के अंदर आपको कोई ईरान के अंदर कोई पॉलिसी मेकिंग में, कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी सतह के ऊपर कोई डिवीजन नजर आई है, या आप समझते हैं कि नहीं वहां कम से कम क्लैरिटी है, हमने क्या करना है, मुआहदा करना है या लड़ना है? जी देखिए, हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के पोजीशंस होती हैं, ओपिनियंस होती हैं। हम्म। अब आपने अगर वो सुप्रीम लीडर साहब की जो स्टेटमेंट पढ़ी होगी, अ, जो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो इसके खिलाफ था, पर मैंने मान लिया है क्योंकि मुझे जो नेगोशिएटिंग टीम और प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ने अश्योरेंसेस दिए हैं कि कोई कंसेशन नहीं देंगे। हम्म। उससे नजर आता है कि ईरान में भी बहुत सख्त पोजीशंस हैं। हाँ, और ये नेगोशिएटिंग जो टीम होगी, इनको इनको बहुत मेरे ख्याल में एक कम स्पेस होगी नेगोशिएशन के लिए, बड़ी यानी कि टाइट रोप में उन्होंने चलना होगा कि कोई नज़र ना आए कि उन्होंने कोई बड़ी कंसेशन दे दी अमेरिका को। तो ये जो मुज़ाकरात होंगे, ये काफ़ी मुश्किल होंगे, बिल्कुल ठीक आसान है। नहीं। अच्छा, मैं एक आप तजर्बे की रोशनी में आपका एक एनालिसिस चाहता हूं। जिस तरह इसराइल के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की है, हमने ये देखा कि इसराइल और अमेरिका का एक आपस में उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह लीजिए, उनका नेक्सस कह लीजिए, हमने सिंगल आउट किया इस पूरे मामले के अंदर जो इसराइल है उसको, और देखे कहीं वो दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या आने वाले दिनों के अंदर बतौर पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि इस रीजन के अंदर, चूंकि उनके फुटप्रिंट्स तो इंडिया के अंदर हैं, कोई इस हवाले से उनकी एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, हमें उस हवाले से भी अलर्ट रहना चाहिए, कोई ऐसा खतरा आप देखते हैं? जी, देखें, जहाँ तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो इसराइल तो हिंदुस्तान का एलाय है। और उनकी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, दिफाई कोऑपरेशन वो जारी है सालों सालों से। ठीक। ये हिंदुस्तान का जो हाथ है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवाने का, जो बलूचिस्तान में या फ्रंटियर में, स्पेशली बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान का हाथ हाथ बहुत बहुत वहाँ हैवी है। हम्म। और उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इसराइली उनके साथ बहुत क्लोज इंटेलिजेंस और इंस्टेबिलिटी
इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म फैलाने में दोनों शामिल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी वो मिलकर काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को मजीद जो है इस बारे में मोहतात होना चाहिए। मुनीर अकरम साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ इन तमाम पहलुओं का यहाँ वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ अंदरूनी मुआशी मामला जो हैं उसके ऊपर बात करें। वेलकम बैक। अब हमने मईशत से जुड़े हुए जो मामलात हैं, खासकर बजट और बजट के बाद का क्या सिनेरियो हो सकता है, उसके ऊपर बात करनी है। अपने तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया ज़फ़र मोतीवाला साहब ने। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आबिद सुलहरी साहब ने इस प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया है। मैं अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। ज़फ़र मोतीवाला साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जो बजट आया है, जो ज़ाहिर है उसकी बहस ख़त्म हो रही है, अब अपने उसके मंजूर होने की तरफ जा रहा है। एक तो ये बताइए कि क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है, खासकर जो ताजर बिरादरी है उनके हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब जो छोटे ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनको भी फिक्स टैक्स के अंदर लेकर आ रही है। खासकर जब ऐसे में जब 3.7 का आपने नंबर दिया हो ग्रोथ का, आने वाले दिनों के अंदर क्या आप समझते हैं कारोबार एक्सपैंड होगा, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी, या अभी दिल्ली बहुत दूर है? दिल्ली बहुत दूर है। अभी 3.7 भी बहुत मुश्किल है। अभी तो इकोनॉमी क्राइसिस में है। चाहे आप उस पर ब्लेम गेम करेंगे तो जाहिर है सबके सामने है, पूरी दुनिया को क्राइसिस में लेकर आई है ईरान और अमेरिका और इसराइल की वॉर। फिर दूसरा ये है कि हम खुद पहले से इकोनॉमी में परेशान थे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट भी घटने की जो फिनोमेना था वो खत्म हो रहा है। और ये कल परसों ही दोबारा इंटरेस्ट रेट की थी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी उसमें सेम रखा गया है। तीसरा आप देख लो कि हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन और जो इनपुट है इंडस्ट्रीज में, जो इनपुट है उसके अंदर मेन होता ही फ्यूल है, गैस है, पानी है। वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि कोई एक्सपेंशन में जाने को तैयार नहीं है। एक्सपेंशन में इसलिए नहीं जाने को कि जो 90 सेंट में बांग्लादेश में एक टी शर्ट बनता है, एक हाइपोथेटिकल पोजीशन दे रहा हूँ, तो हमारे यहाँ $1.50 में बन रहा है। तो आप समझे ना, हम कॉम्पिटिटिव रहे नहीं है, कोई एक्सपेंशन में नहीं जा रहे। अब अगर ये फ्यूल के प्राइसेस कम भी कर रहे हैं तो भी दिल्ली दूर है कि भाई अभी तो ये 250-250 आएगा। फिर इजी वे गवर्नमेंट ने क्या किया कि लेवीज बढ़ा दो, लेवीज के ऊपर ही चल रहा है। कोई ये उनको भी आइडिया हो गया है कि अच्छा, मैं ये पेट्रोलियम प्राइसेस वाला अलग से डिस्कशन करूंगा आपसे, लेकिन मैं जिस तरह आपने खुद हवाला दिया ये इंटरेस्ट रेट का, जो अभी भी सिंगल डिजिट में नहीं आया, मैं जानना ये चाहता हूं कि जब इंटरेस्ट रेट भी आप सिंगल डिजिट में नहीं लेके आ सके, पांचवा आपका बजट है, फिर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट किस बुनियाद के ऊपर ये क्लेम कर रही है कि हम उस क्राइसिस से निकल आए हैं, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? नहीं भाई, ग्रोथ की तरफ हम अगर स्टेबल भी हो जाए ना तो भी बड़ी बात है। स्टैग्नेशन से निकल आए या इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो जाए, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है। अभी ग्रोथ तो अभी आप भूल जाए, हर रिपोर्ट में यही आ रहा है। अच्छा, जो तारीफ करते हैं ना कि नहीं इकोनॉमी अच्छी हो रही है, जो इंटरनेशनल डोनर्स या इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स होते हैं, तो वो कई मर्तबा इसलिए करते हैं कि वो अपने पैसों की सेफ्टी चाहते होते हैं। तो वो जो है इसलिए कहते हैं कि हाँ ठीक है। बाकी यहाँ तो मैंने एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने इस पर काफी रिसर्च की है कि भाई अब आप तकरीर के अंदर करप्शन का भी एक एलिमेंट रखते हैं कि भाई ये पैसे लीकेज से निकल गए, तो करप्शन में भी आपको रीफिल करना पड़ेगा ना। वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट है या कोई वो है, तो वो उसको भी अब आप पार्ट एंड पार्सल बनाने हैं, यानी लीगलाइज उसके बारे में डिस्कशन करें। क्योंकि जब एक लीकेज हो जाती है करप्शन की वजह से, आजकल तो अरबों में हो रही है, स्पेशली सिंध में, तो ये जो है फिर इसको रीफिल करने के लिए भी तो उसको डॉक्यूमेंट का भी बाकायदा जो है वो पार्ट बना दिया जाए। रामेश साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो जब ये आई तो इन्होंने कहा कि देखिए मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, हम अपनी सियासत को कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम डिफॉल्ट से निकाल के रियासत को बचाएंगे। अब पांचवा बजट है शहबाज शरीफ साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नमेंट 3.5 साल का टेन्योर बनता है, अगर पिछला भी मिला लिया जाए पीडीएम वाला। ये जो बजट है, इसको अगर एनालाइज करें तो आप ये समझते हैं कि अब डिफॉल्ट से, क्राइसिस से निकल के गवर्नमेंट जो अपने जो विजन उसने इंप्लीमेंट किया है, उसके आउटकम वाला ये बजट है? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक कि जब हम बात ये करते हैं डिफॉल्ट की,
कि ये गवर्नमेंट ये कह रही थी। तो आप हिस्ट्री डाट देख लें, जब हमारी जो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो यही ब्लेम करती है कि जो लास्ट वाली गवर्नमेंट थी वो डिफॉल्ट करने वाली थी, मईशत की तबाही हो गई थी। आप इनसे पहले देख लें, जो साहब आए थे वो भी यही कहते थे इनसे पहले वाली जो गवर्नमेंट है वो डिफॉल्ट करने वाले थे। ठीक। दूसरा बात यह है कि जब खुद गवर्नमेंट में आते हैं तो क्लेम करते हैं कि सब ठीक हो गया, मगर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस इकोनॉमी के, या आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट जाहिर सी बात है वो डिपेक्ट करता है कि आपकी इकोनॉमी की स्टेट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। वो प्रॉब्लम हम हल नहीं करते। ठीक। अभी भी आप देखें ना, जब बजट डॉक्यूमेंट आया तो बजट दो चीज़ों का मजमुआ होता है बेसिकली, एक रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंडिचर्स। और रेवेन्यू जो होता है दो चीज़ों पे होता है, जिसको हम कहते हैं टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक। अब जो सारी हमारी जो कह रहे हैं कि इसमें अभी जो डिबेट रही है अभी भी, वो सारी टैक्स पे रही है, नॉन टैक्स पे नहीं रही। हालांकि किसी भी इकोनॉमी की अगर आपने स्ट्रेंथ जानना होता है तो आप देखते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। इसको जो हम कहते हैं कि स्टेट की जो है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जहाँ स्टेट का आता है, अगर स्टेट का नॉन रेवेन्यू यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, और वैसे इकोनॉमी की जो कि प्रोडक्शन स्ट्रेंथ क्या है। ठीक। अब ये होता है कि आपकी मुल्क में प्रोडक्शन की जब बात करते हैं, मतलब ये है कि आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक। उसमें ग्रोथ के क्या एलिमेंट्स हैं, उसके एक्सपेंशन के क्या एलिमेंट्स हैं। अब आप अगर देखें कि आपको कितनी डिबेट है जो हमारे टीवी पे, चैनल्स पे, जहाँ जगह पे आपको नजर आएगी, जो इन दो सेक्टर को अहाता करती हो। हर बंदा टैक्स पे बात कर रहा है, और टैक्स पे जो डिपेंडेंस जाना है, ये एक रेसिपी होती है कि जनाब आपकी इकानमी मजीद वीक से वीक होती जाएगी। ठीक। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ सकते हैं, अभी देखें अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, जब ये कोविड-19 आया था तो उसको $2 ट्रिलियन प्रिंट करना पड़ा, ठीक। हालांकि वो दुनिया की सबसे अमीर इकानमी है। बिल्कुल ठीक। और चाइना ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि चाइना की जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो 30 to 32% था उसकी, यानी कि जीडीपी का। और चाहे अमेरिका का यानी कि सारी डिपेंडेंस जो थी मोस्टली उसकी चली गई थी उसके टैक्स बेस पे। ठीक। तो एक चीज, दूसरा, जब दूसरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ 1970 में, जब अमेरिका के आज यानी कि जो कि प्रोडक्शन में हिस्सा था ग्लोबल, वो 30% और चाइना का था 1%। ठीक। आज रिवर्स हो गया, अमेरिका का हो गया 17% और चाइना का हो गया मोर देन 30%। ठीक। अब चाइना की इकोनॉमी इसलिए स्ट्रांग कंसिडर होती है। ठीक। तो हम लेकिन इस लेकिन पर आए लेकिन में अगर हमारी देखें, हमारी मसला तो हमारी इकोनॉमी क्या है ना, देखें जिस जो आप हवाला दे रहे हैं टैक्सेशन का, या आप हवाला दे रहे हैं एक्सपेंडिचर्स का, गवर्नमेंट ने कल जो ऑस्टेरिटी के हवाले से अपना नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब सरकारी अफसरान को जो पेट्रोल आपने कम किया था उनको उसी तरह से पहले की तरह मिलेगा, गाड़ियां भी उसी तरह से चलेंगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस बजट के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई है, हमारे पास पैसे से आगे हैं। हमने कहा अफसरों को जाएं, निकालें गाड़ियां, मौजे शौजे करें, लेकिन हाँ कारोबार 9 बजे बंद कर देंगे। देखें, ये आप, मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, ये आपकी प्रेफरेंस होती है स्टेट की ठीक। कि आपने क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी ऑस्टेरिटी में ये मेरा जो यानी कि इकोनॉमी में दो थ्योरीज चलती हैं। एक चीज कहती है कि जब आपके क्राइसिस आता है तो आप साइक्लिक अप्रोच अपनाते हैं, कि जिसमें साइक्लिक अप्रोच में ये बताती है इकोनॉमी की बैड सिचुएशन में जा रही है, आप टैक्स रेट बढ़ा दें, आप आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जो आपकी सप्लाई को कंट्रोल कर लें, अपनी प्रोडक्शन को देखें कैसे आपने मैनेज का सारा कुछ। ठीक। दूसरी काउंटर जो है कि वो कहते हैं, काउंटर साइक्लिक की जो अप्रोच है वो कहती है कि जब क्राइसिस आता है उसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है आप मनी को इजीली अवेलेबल करें, अपनी जो कि एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक। जब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो आपकी पूरी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। गवर्नमेंट ये क्या कहती है जनाब कि हमने जो प्रोडक्शन सेक्टर पे तो इन्वेस्ट नहीं करना है, या इस तरह एक्सपेंशन पे तो नहीं करना, मराहत पे करना है। ठीक। तो अब यही चीज़ है। अब देखिए, अगर एक और चीज़ मैं आपके लिए बताता जाऊं कि कुछ सालों में आप ये देखें कि हमारी इकोनॉमी जो हमारी जीडीपी है उसमें इंडस्ट्री का क्या शेयर है वेरी और राइट, ये बड़ा वैलिड एग्रीकल्चर पॉइंट का है। शेयर क्या है। क्योंकि इंडस्ट्री का शेयर जो है कि जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारे कोविड-19 को हम बड़ा रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, जब उससे इकोनॉमी हुई, उसमें वो देखे उसके बाद हमने क्या किया, हमारा टोटल कंजम्पशन पे हम चले गए, इंडस्ट्री का शेयर कम हो गया, जिसकी बेसिस पे पीटीआई क्लेम करना शुरू हो गई कि हमने कंज्यूमर तो बहुत बेस्ड जरा वो हमारी हो गई इकोनॉमी, बजाय इसलिए कि हम प्रोडक्शन की तरफ जाते ही एक्सपैंड करते कंज्यूमर हैं। बेस नहीं, कंज्यूमर बेस नहीं, कंजम्पशन का जो एलिमेंट है उस पर कंजम्पशन पूरी नहीं होती अगर आप अपनी प्रोडक्शन से इसको पूरा कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट करके या पैसा दे के लोगों को कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, जिस तरह पीटीआई ने क्लेम किया जनाब कि वो हमारी जो थी, हमारा तो ग्रोथ रेट 6.1 हो गया। हाँ। अब ये चीजें जो होती फंडामेंटली जो इकोनॉमी की होती हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म की चीजें इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। अब ये सारी जो बात मैं कह रहा हूँ जैसे पीटीआई तक महदूद नहीं है। हाँ। अब जिस गवर्नमेंट को बिठा के देख लें वो इस तरह कम वो करती बेश है। दावे यही थोड़ा किए सा जाते हैं। हमें जरा मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। जफर मोतीवाला साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो सारे दावे करते हैं, प्रॉब्लम्स तो सब के अंदर ये दिखाई भी दे रही हैं, हर कोई कहता है कि पिछली गवर्नमेंट ने भट्टा बिठा दिया,
हम ये सुनते आए कि जनाब रिफॉर्म्स होनी चाहिए और बताया गया कि हम टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएंगे, पीटीआई जैदी साहब को लेकर आई एफबीआर के अंदर, ये औरंगजेब साहब को मार्केट से लेकर आए कि देखिए हम जरा एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, रिफॉर्म्स होंगी। आपको रिफॉर्म्स नजर आई हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन नजर आई है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की जेबों से लेवी की मद में किसी और मद के अंदर जो नॉन डिविजिबल पूल है उसके अंदर पैसा इकट्ठा करती जरूर नजर आई है? देखिए भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लाए नहीं है इनको, इनको किसी ने कहा था कि इनको रखो। ठीक। ये अब आप समझ जाएं क्या हो रहा है। हम्म। तो ये जो लाए का वर्ड है वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरा जो बात चल रही थी उसकी, आपने पूछा कि 2-3 एलिमेंट में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ब्रीथिंग स्पेस दिया। एक सुपर टैक्स पर, जो मुझे तो लगता है कि सुपर टैक्स के बाद हम क्या कोई स्वीडन है कि नॉर्वे है कि डेनमार्क है कि इतने हाई टैक्सेस। दूसरा ये जो फिक्स इनकम कर दी है आपने, पहला सवाल मेरे से यही पूछा था, फिक्स इनकम क्या दुकानदारों पर। ये जरूरी था क्योंकि उनको पता था कि ये बाबू नहीं रखेंगे, बाबू मतलब अकाउंटेंट नहीं रखेंगे। इनसे इनकी साइज का और दुकान की साइज और टर्नओवर से जो मिलता है ले लो फिक्स में। अभी ये वक्त नहीं है कि हर एक से झगड़े। लास्ट एफबीआर के चेयरमैन की तो लड़ाई होती थी। तीसरा एक और बात जो है वो गवर्नमेंट ने ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो साहब कह रहे थे, शकील साहब, कि भाई पीटीआई में तो हम रियल में डिफॉल्ट पर जा रहे थे ना, हम तो आईएमएफ से बात ही नहीं कर रहे थे। यानी 25 करोड़ आवाम की जेब में बहुत ज्यादा पैसा है और हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही होता तो क्या हम पर सैंक्शन नहीं लगते? कैसे नहीं लगते? लगते हम पर भी सैंक्शंस कि भाई आपने डिफॉल्ट किया है, आपने ये किया है, वो किया है, आपने पैसे नहीं भरे। तो ये एक इन्होंने जो टर्न अराउंड किया, आईएमएफ से बात की, तो उसका मैं हमेशा कहता हूं कि मरता क्या ना करता। चलें ये एक सिनेरियो जो आपने रखा है ये भी बड़ा वो एक हट के है। जरा सुलेरी साहब की तरफ चलते हैं। सुलेरी साहब ये बताइए, ये जो बजट आया है जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं वो ये है कि चूंकि गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि रिफॉर्म्स भी आ रही हैं, इकोनॉमी हमारी क्राइसिस से निकल आए हैं, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ये जो बजट आया है जिसमें एक तो ये बताइए कि आपको ये बजट किस सेक्टर के लिए नजर आया? क्योंकि आमतौर पर नजर आता है ना कि आप रियल एस्टेट को उठाना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को उठाना चाहते हैं। ये 3.7 की ग्रोथ रेट के साथ, इस बजट के साथ, किस सेक्टर से हम समझते हैं कि आने वाले साल के अंदर हमें इतना वो मिलेगा, एक पुश बैक कि हम कहेंगे कि बिल्कुल अब ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, वाकई ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई है? हुकूमत के जो पिछले 2 साल हैं उनमें जो एक चीज जो कि कदर मुश्तरक है और उसकी तरफ अभी मोतीवाला साहब भी इशारा कर रहे थे, वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त इकॉनमी के बहुत से फैसले जो हैं उनको सियासत की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता और उनको जो है एक कंसिस्टेंसी के साथ जो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कमिट किया है आईएमएफ के साथ, उस पर फिलहाल अमल पैरा रहना जरूरी है। अब ये उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीजें निगोशिएशन करते वक्त सोचनी चाहिए, लेकिन जब आप निगोशिएट करके एक बढ़ाना है उससे हुकूमत की तवज्जो हट जाएगी। सुलेरी साहब, मैं यहाँ कता कलामी की माफी चाहते हुए, ये इन्फोर्समेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने ये देखा कि माजी में ये भी कहा गया कि एफबीआर तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो आप दुकानदारों के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर पहले महीने नहीं देंगे तो इतना जुर्माना है, दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना। ये इन्फोर्समेंट के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप पॉलिसी बना लेते हैं लेकिन ग्राउंड पे जब जाते हैं तो उसकी उस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं होती और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अपने इदारे ही उसके अंदर रुकावट दिखाई देते हैं। देखिए, कहीं पे इट्स लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कहीं पे कनाइवेंस होती है, कहीं पे आप देखें तो कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस वक्त इस्लामाबाद में आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप अपना जीएसटी पे करते हैं कार्ड या कैश के हिसाब से। उनमें से कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि आपको पॉइंट ऑफ सेल एफबीआर के क्यूआर कोड के साथ रिसीट फ्राहम करते हैं? गिनती के चंद एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि आपको ये रिसीट फ्राहम करती हैं। आप 5 स्टार होटल्स में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको ये रिसीट नहीं मिलती है। और ये यहाँ पे इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आप इस्लामाबाद में बैठे इन्फोर्समेंट नहीं करवा पा रहे चीज़ों की, तो फिर आप इसको पेरिफेरी में या आप इसको जो दूर के इजला हैं वहाँ पे किस तरीके से इसको जो है वो इन्फोर्स कर रहे होंगे। सेकंड, बहुत सी जगह ऐसी हैं यहाँ पे कि शायद पॉलिटिकल विल नहीं है डिसीजन मेकर्स की,
और तीसरा, बहुत सी ऐसी जगह भी है यहाँ पे इन्फोर्समेंट का मतलब शायद ये निकलता है कि अच्छा जो फील्ड टीम्स हैं एफपीआर की, वो जाएं, वो जाके कुछ उसको सार्फ को फायदा दे दें, कुछ अपना फायदा हासिल कर लें और बाहर बाहर से सारी चीजें हल हो जाए। तो इन्फोर्समेंट में ये बहुत मैटर कर रहा है कि कम से कम इस्लामाबाद जो कि एक कैपिटल सिटी है, अगर यहाँ पे मॉडल इन्फोर्समेंट होती नजर आए और यहाँ पे टैक्स रेट वसी होता नजर आए, तो फिर यकीनन फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा कि सूबों को कह सके कि वो भी अकॉर्डिंगली उस पर फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं रामेश साहब आपकी तरफ आना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने डेवलपमेंट का बजट कम किया सूबों का, और हमने ये देखा कि सूबाई जो बजट्स आए हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होती तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। आप ये समझते हैं कि अगर ये आपने डेवलपमेंट का बजट कम किया है तो इसका ओवरऑल जीडीपी पे भी फर्क पड़ेगा और लोगों के लाइफस्टाइल पे भी फर्क पड़ेगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, मैंने जो पहले ये बात कर रहा था, यहाँ पर हम जो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं वो है आईएमएफ की, ठीक। कि वो जो कहती है कि अपनी डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करो, अपनी गवर्नमेंट के खर्चे को कम करो, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। आपको वो कहते हैं जनाब कि अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने तो इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा दो। हम उस अप्रोच पे फॉलो कर रहे हैं और उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन है उसकी क्या कहते हैं कि आईएमएफ के, हम उसी को उस पर चल रहे हैं। मैं तो पहले इस चीज़ पे आपको कर चुका हूँ कि काउंटर साइक्लिक अप्रोच जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आपने एक विस्कस साइकिल ऑफ मैं जरा आपको रोकते इन्फ्लेशन से हुए, निकलना। आईएमएफ का ज्यादा कंसर्न डेवलपमेंट का बजट है या आईएमएफ का कंसर्न गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं? ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो नॉन डेवलपमेंट की आपकी एक्सपेंडिचर है, देखिए, वो उनका कंसर्न एक चीज से होता है आईएमएफ का, कि मेरे पैसे कैसे वापस होंगे। ठीक। अब ये जितना भी बाकी ये सारी इर्द गिर्द की बातें हैं, देखें आप बात करते हैं रिफॉर्म्स की, या आईएमएफ की अगर ये बात करें, हम रिफॉर्म करें, फंडामेंटल रिफॉर्म तो ये होती है जो लोग सिस्टम को चलाएं वो सही हों, उनकी अपनी प्रोफेशनल स्किल्स हो। हमारे यहाँ देखिए हर दफ़ा जो आता है वजीर खजाना, मोस्टली वो या तो बैंकर होता है या वो क्या कहते हैं कि वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसको यानी कि कानून में इतनी की समझ होती है, इतनी क्लेमैन को होती है, बैंक वाले को हाँ इस चीज़ में बड़े माहिर होते हैं कि लोगों को ख्वाब बेच सकें। ठीक। ये ख्वाब बेचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर दें वो कर देंगे, एट द एंड कोई नहीं होता। आप जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं वापस कि डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स हुआ है। देखिए, जब गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप बेसिकली कर रहे होते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक तरफ से जनरेट करता ही करता है। राइट, वेरी वो राइट। लॉन्ग टर्म में आपकी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। मतलब जब आपने सड़क बनानी है, या आपने एक बिजली घर बनाना है, या आपने एक हॉस्पिटल बनाना है, या स्कूल बनाना है, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट जार होती है कि आप इकोनॉमी के जो मुस्तकिल इंडिकेटर्स हैं मुस्तकिल के, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जो होती है, ये आपकी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पैदा करेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन पैदा द लॉन्गर करेगा। रन उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर ही वो इनपुट आ रही थी, फायदा होता है। मैं मोतीवाला साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये जो मौजूदा सिनेरियो जो हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं, सुलैरी साहब कह रहे थे कि आपने जब लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया तो आपके पास अब वो स्पेस नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट के पास इस बजट को सामने रखते हुए, पूरी सिचुएशन को आईएमएफ को सामने रखते हुए, सबसे बड़ा चैलेंज इस आने वाले वक्त के अंदर क्या दिखाई देगा जिस पे गवर्नमेंट काम करे तो शायद कोई आसानी पैदा हो जाए? देखिए, जीडीपी पर बहुत काम करना पड़ेगा। जीडीपी जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो असल में नजर आ रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपकी जीडीपी 7.5 तक नहीं पहुंची तो हर साल जो 10 लाख नया बच्चा आता है मार्केट में जॉब ढूंढने, उनको नहीं मिलेगी। वो खप जाते थे 7.5 7 में खप जाते थे। अब ये 2.5 पौने 3 इसमें नहीं खपेंगे। जॉबलेसनेस बहुत बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, तो यही मैं आपको कह रहा था ना कि करप्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पॉलिसीज या जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उधर से चोरी हो रही है, उधर से लीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। तीसरा, ये मुझे ये समझ है, सुलैरी साहब कह रहे थे कि वो अपना भी कुछ फायदा कर लें इंस्पेक्टर, और उनको भी कोई फायदा दे दी। किस टाइप के फायदे की बात कर रहे थे? यानी वो जो टाइप वो जो जेब में चला जाता है, कि वो जो टाइप जो गवर्नमेंट की किटी में जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुलैरी साहब, सुलैरी साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट में मुझे आपसे ये पूछना है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसको ओवरकम कर लिया जाए तो मसला हल हो सकता है? जी मोतीवाला साहब, मैं यही कह रहा था कि अंडर द टेबल डील्स की बात कर रहा हूं मैं, कि पहले आप किसी टैक्स पेयर को लंबा चौड़ा नोटिस भेज दें रिकवरी का, उसके बाद फील्ड स्टाफ आए, वो आपके साथ मिलके जो है मामला तय करे और नोटिस वापस हो जाए। तो मैं उस फायदे की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट किटी के फायदे की बात इसमें नहीं कर रहा। दूसरा
दूसरा जो आपका सवाल है गोविंद साहब, जो डेवलपमेंट बजट्स पे देखिए, जब आप आर्टिकल 164 के तहत सूबों से तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की रकम जो है वो वफाक को सूबे ग्रांट की शक्ल में दे देते हैं, तो जाहिर है कि सूबों को फिर कहीं ना कहीं पे उस पे अपने एक्सपेंडिचर्स पे कट लगाना पड़ेगा। ठीक। और एनुअल डेवलपमेंट प्लान हमने पहले देख लिया था कि जब ईसीसी की मीटिंग हुई थी और उससे पहले जो इकोनॉमिक जो सूबों के साथ मीटिंग हुई थी प्लानिंग के कमीशन में, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो पीएसडीपी और एडीपी इनको रिड्यूस कर दिया गया था, और वही रिड्यूस्ड अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। ठीक। जीडीपी के बारे में हमें दो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो जहन में रखने होंगे। पहला एक्सटर्नल फैक्टर मॉनसून है। आप नोबेल लॉरिएट से भी ये बजट बनवा लें, खुदा न खास्ता अगर एक बुरी मॉनसून सीजन आ जाए तो आपकी कई सालों की जो ग्रोथ है वो उस सैलाब के पानी के साथ बह जाती है। हम ये 2022 में भी देख चुके हैं, हमने 2025 में ये पंजाब में भी देखा, और अब खुदा न खास्ता फिर एनडीए में जो है वो बिल्कुल ठीक इशारे दे है, रहे वक्त हैं। खत्म हो गया, वरना इस डिस्कशन को जरूर आगे बढ़ाते हैं। बड़ी डीप इनसाइट्स जो है शेयर कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि कुछ मामलात एक्सटर्नल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर डोमेस्टिकली भी इम्पैक्ट उसका आता है। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, आबिद सुलैरी साहब का, जफर मोतीवाला साहब का और शकील आमिर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।